गुड मॉर्निंग बच्चों, एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपने क्लास 11th साइंस में बायोलॉजी का लेसन नंबर 12 जिसका नाम है खनिज पोषण, इसके बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में अपने खनिज पोषण है इसकी अनिवार्यता के बारे में पढ़ा और जो अनिवार्य तत्व होते हैं इनकी न्यूनता के यानी इनकी कमी के क्या क्या लक्षण होते हैं और कौन से रोग होते हैं उनके बारे में अपने पढ़ा। इस वीडियो में अपने सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, इनकी आविष्टता मतलब ये विषाक्त किस प्रकार से होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सूक्ष्म पोषकों की आविष्टता। सूक्ष्म पोषकों की अनिवार्यता न्यून मात्रा में होती है, लेकिन मामूली कमी से भी अपर्याप्तता के लक्षण और अल्प वृद्धि आविष्टता उत्पन्न होती है। दूसरे शब्दों में सांद्रताओं के संकीर्ण परिसर में ही कोई तत्व अनुकूलतम होता है। किसी खनिज आयन की वह सांद्रता जो उत्तकों के शुष्क भार में 10% की कमी करे उसे आविष माना जाता है। यानी कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिनकी सांद्रता होती है वो बढ़ जाए या बहुत कमी आ जाए, तो जो उत्तक होते हैं उनके शुष्क भार में 10% की कमी हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, आविष माना जाता है। इसी तरह की क्रांतिक सांद्रता विभिन्न सूक्ष्म मात्रिक तत्वों के बीच भिन्न होती है। आविष्टता के लक्षणों की पहचान मुश्किल होती है। अलग अलग पादपों के तत्वों की आविष्टता स्तर भी भिन्न होती है। कई बार किसी एक तत्व की अधिकता दूसरे तत्वों के अधिग्रहण को अवरुद्ध करती है। उदाहरण के लिए मैग्नीज की आविष्टता के मुख्य लक्षण हैं भूरे धब्बों का आविर्भाव, यानी भूरे धब्बे दिखाई देने लगते हैं जो कि क्लोरिटिक शिराओं द्वारा घिरी रहती है। यह जानना अनिवार्य है कि लोहा मैग्नीशियम के साथ मैग्नीज अंतर्ग्रहण तथा मैग्नीशियम के साथ एंजाइम्स में जुड़ने के लिए प्रतियोगिता करता है। मैग्नीज तत्व स्तंभ शीर्ष यानी तने का सिरा है, उसमें कैल्शियम तत्व के स्थानांतरण को भी बाधित करता है। तो यदि मैग्नीशियम तत्व की अधिकता होगी तो ये कैल्शियम तत्व है उसके ट्रांसफोरेशन यानी स्थानांतरण को भी बाधित करता है। इसलिए मैग्नीज की अधिकता से लोह यानी फेरस, मैग्नीशियम और कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो किस तत्वों की अधिकता के कारण, मैग्नीज तत्वों की अधिकता के कारण दूसरे पोषक तत्वों में कमी आ जाती है। इसलिए मैग्नीज तत्व को आविष माना जाता है। अतः जो लक्षण हमें मैग्नीज की कमी से प्रतीत होते हैं वो वास्तव में लोहे, मैग्नीशियम और कैल्शियम की कमी से होते हैं। क्या यह ज्ञान किसानों, बागवानों या आपके किचन गार्डन में आपके लिए कुछ लाभदायक हो सकता है? तो आपने इसमें ये देखा कि किसी एक तत्व की अधिकता यानी जितनी उसकी सीमा उससे अधिक मात्रा में यदि वह पाया जाता है तो वह दूसरे तत्वों के लिए हानिकारक हो सकता है, जिससे क्या अन्य पोषक तत्वों के स्थानांतरण में या कुछ कोशिकाओं में बाधा उत्पन्न होती है और कोशिकाओं का क्षय और उनके उत्तक क्षय हो जाते हैं। तो इसे सूक्ष्म पोषकों की आविष्टता कहते हैं। यानी इनकी कमी के कारण भी विभिन्न प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं और यदि इनकी सीमा से अधिक मात्रा हो जाए तो उससे भी विपरीत प्रभाव पादपों पर पड़ते हैं। इसके बाद में तत्वों के अवशोषण की क्रियाविधि। जो विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व हैं पादप उन्हें किस प्रकार से अवशोषित करते हैं। पौधों से तत्वों के अवशोषण की क्रियाविधि का अध्ययन अलग कोशिकाओं, उत्तकों तथा अंगों में किया गया है। ये अध्ययन व्यक्त करते हैं कि अवशोषण की प्रक्रिया को दो मुख्य अवस्थाओं में सीमांकित किया जा सकता है। प्रथम अवस्था में कोशिकाओं के मुक्त अथवा बाह्य स्थान जिसे एपोप्लास्ट कहते हैं में तीव्र गति से आयन का अंतर्ग्रहण होना निष्क्रिय अवशोषण है। दूसरी अवस्था में कोशिकाओं की आंतरिक स्थान जिसे सिम्प्लास्ट में आयन धीमी गति से अंतर्ग्रहण किए जाते हैं।
एपोप्लास्ट में आयनों की निष्क्रिय गति साधारणतः आयन चैनलों के द्वारा होती है, जो कि ट्रांस झिल्ली प्रोटीन होती है और चयनात्मक छिद्रों का कार्य करते हैं। एपोप्लास्ट पथ कौन सा, जो क्या बाहरी पथ होता है कोशिका द्रव्य को घेरे हुए, उससे जल प्रवाहित होता है, तो उसी से कुछ खनिज तत्व हैं वो उसके साथ चले जाते हैं। इसके बाद में है सिम्प्लास्ट पथ। सिम्प्लास्ट वो होता है जिसमें क्या कोशिका द्रव्य में से ही खनिज आयन प्रवेश करते हैं। एपोप्लास्ट में आयनों की निष्क्रिय गति साधारणतः आयन चैनलों के द्वारा होती है, जो कि ट्रांस झिल्ली प्रोटीन होते हैं और चयनात्मक छिद्रों का कार्य करते हैं। फिर दूसरी तरफ सिम्प्लास्ट में आयनों के प्रवेश और निष्कासन में उपापचयी ऊर्जा की अनिवार्यता होती है। यह एक सक्रिय प्रक्रिया है। आयनों की गति को प्राय अभिवाह कहा जाता है। अभिवाह किसे कहेंगे, यदि जल के साथ में पोषक तत्व हैं उनके आयन भी गति करते हैं तो उसे अभिवाह कहा जाता है। कोशिका के अंदर की गति को अंतर्वाह और बाहर की गति को बहिर्वाह कहा जाता है। यानी अंदर वाली गति को अंतर्वाह और जो बाहर की तरफ गति होती है उसे बहिर्वाह कहते हैं। आपने यह 11वें अध्याय में पढ़ा कि पादपों में खनिज लवणों का अंतर्ग्रहण तथा स्थानांतरण कैसे होता है। तो इस तरह से कुछ पोषक तत्वों का स्थानांतरण पादपों में होता है। इसके बाद में विलयों का स्थानांतरण। तो विलयों का स्थानांतरण कैसे होता है, खनिज लवण जाइलम या दारू के माध्यम से, यानी जो जाइलम है इसी का अन्य नाम है, इसके माध्यम से जल की आरोही धारा यानी ऊपर तक कैसे परिवहन होता है, साथ स्वहित किए जाते हैं। जाइलम और फ्लोएम होते हैं, यही पादपों में पोषक तत्वों का स्थानांतरण करते हैं। तो जो पादप में वाष्पोत्सर्जनाकर्षण यानी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, तो वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है उसके कारण भी ऊपर की तरफ जल का खिंचाव होता है। जाइलम द्रव के विश्लेषण से ज्ञात हुआ है कि इसमें खनिज लवण विद्यमान होते हैं। पादपों में रेडियो समस्थानिक के प्रयोग से भी यह प्रमाणित किया गया है कि खनिज तत्व पादपों में दारू यानी जाइलम के माध्यम से परिवहित किए जाते हैं। आप जाइलम या दारू के माध्यम से जल के परिवहन की चर्चा का अध्याय कक्षा 11 में कर चुके हैं। इसके बाद में है मृदा अनिवार्य तत्वों के भंडार के रूप में पोषक तत्व हैं वो मृदा में अनिवार्य तत्वों के रूप में किस प्रकार से संग्रहित रहते हैं। अधिकांश खनिज जो कि पौधों की वृद्धि व परिवर्धन के लिए अनिवार्य हैं, वे चट्टानों के टूटने या विसरण से पौधों की जड़ों को उपलब्ध होते हैं। ये प्रक्रिया मृदा को विलय आयनों और अकार्बनिक लवण से संपन्न बनाती हैं, क्योंकि ये चट्टानों में उपस्थित खनिजों से प्राप्त होते हैं। इसलिए पादप पोषण में इनकी भूमिका को खनिज पोषण कहा जाता है। मृदा में कई प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। मृदा केवल खनिज ही उपलब्ध नहीं कराती, बल्कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु और अन्य सूक्ष्म जीवों को भी संरक्षण देती है। यह जल धारण करती हुई जड़ों को हवा उपलब्ध कराती है और पौधों को स्थिर करने के लिए आधार प्रदान करती है। क्योंकि खनिजों की कमी फसलों की उत्पादकता को प्रभावित करती है, अतः कृत्रिम उर्वरकों की अनिवार्यता प्राय होती है। तो पोषक तत्व हैं, इनकी पादपों में अनिवार्यता इसलिए होती है क्योंकि ये विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ और पादप की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। यदि ये मृदा में उपस्थित होते हैं तो ये पोषक तत्व पादपों तक पहुंचते हैं, और मृदा में ये अनिवार्य तत्व नहीं होते तो इन्हें कृत्रिम रूप से मृदा में पहुंचाया जाता है या पादपों को कृत्रिम रूप से दिए जाते हैं। जैसे उर्वरकों का उपयोग करके मृदा से पोषक तत्व हैं ये पादपों तक पहुंचाए जाते हैं। तो आज इस वीडियो में अपने जो पोषक तत्व उनकी विषाक्तता किस प्रकार होती है उसमें अपने देखा कि पोषक तत्वों की मात्रा यदि सामान्य से अधिक हो जाए तो वह हानिकारक है और कम हो जाए तो भी हानिकारक होती है। फिर अपने पोषक तत्व हैं
उनका परिवहन कैसे होता है उसके बारे में पढ़ा। फिर विलयों का स्थानांतरण यानी पोषक तत्व विलय के रूप में पादपों में कैसे स्थानांतरित होते हैं। इसके बाद में मृदा में अनिवार्य तत्व हैं वो भंडार के रूप में कैसे पोषकों पादप तत्वों को उपलब्ध करवाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में अपने नाइट्रोजन उपापचय यानी नाइट्रोजन चक्र को डायग्राम बनाकर समझेंगे। थैंक यू।